Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter Mr. Talent's Ghost from New Pathways book written by Mary Bibb of Standard 8. And as we have learned in previous two videos of this same chapter till page number 155, sorry, it was till 153. So far we have completed 4 pages in this chapter. Now in this video we will continue more 2 pages since this story is quite long, so it will take more time as we are going through line by line explanation. So stay tuned with the channel, do like and subscribe the video, share it with your friends as it will benefit them also. So let's begin by summarizing up previous 2 videos story. जो पहले 2 दिन का कहानी उसको हम लोग समराइज करते हैं. दैट वी हैव लर्न टिल नाउ. हम लोगों ने क्या देखा कि मिस्टर टैलेंट और नरेटर जो है एक इन में मिलते हैं जहाँ पे मिस्टर टैलेंट जो है अपने कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स और विल जो है इनको नरेटर को देते हैं और नरेटर को बोलते हैं कि ये जो है आप मेरे जाने के बाद मतलब इसको पब्लिश करवाना. हाउएवर बाद में उनके जो रिलेटिव्स हैं उस विल के बारे में पूछते हैं और उनसे कुछ जो पैसे मिलने वाले थे उस विल से उसके बारे में बार बार उनको पत्र लिखा जाता है. एंड जो नरेटर हैं उनको मिस्टर टैलेंट के मृत्यु के बारे में पता चलता है. उसके बाद से आफ्टर 10 years ऑफ द मीटिंग फिर से उनको जो है वो मिस्टर टैलेंट का जो घोस्ट है वो डराने लगता है. ही ऑलवेज कम्स इन हिज ड्रीम. वो उनके सपनों में आता है. वो ऐसे उनको खुले आँखों से नेकेड आइज से उनकी परछाई उसको दिखती है एंड एग्जिस्टेंस उनका महसूस होता रहता है नरेटर को. एंड देन ही कॉल्ड हिज वन ऑफ द फ्रेंड जॉनसन ताकि उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स में से कुछ ऐसा मास्टरपीस निकाल करके पब्लिश किया जाए जिससे कि पैसे आएंगे और उस पैसे को जो है रिलेशन वाले जो है उनके सगे संबंधी हैं उनके बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. एंड इन सारी बातों से आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 154. दोज हु आर न्यू टू दिस वीडियो, न्यू टू दिस चैनल कैन गो टू इन प्लेलिस्ट. आप प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल के. उसमें आपको न्यू पाथवेज क्लास 8 करके प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे. Now let's start. I asked him if he interested to be present at the general meeting. Now ये जो घटना है जब जॉनसन जो है काफ़ी कुछ बुरा बोल रहा होता है टैलेंट के बारे में, तो वो बोलता है कि ऐसा भगवान के लिए ऐसा मत करो नहीं तो वो तुम्हें भी डराएंगे जैसे मुझे डराते हैं. और फिर बाद में उन लोगों ने डिसीजन लिया कि मतलब ये पेपर्स को देखने के बाद कि इतने सारे जो लोग लेटर्स लिख रहे हैं तो उनसे बुला करके डायरेक्टली बात कर लिया जाए. बिकॉज इट वाज क्वाइट हेक्टिक कि सारे लेटर्स का जवाब देना पर्सनली तो इसके बारे में बाद में नरेटर जो है बोलते हैं कि उनको वो ऐसा चाह रहे हैं, इंटेंड कर रहे हैं कि मतलब एक जनरल मीटिंग बुला लिया जाए, सारे लोगों को उनके रिलेशन में जितने भी हैं उनको बुला लिया जाए. तो जॉनसन पूछता है मीटिंग, नरेटर बोलते हैं यस, थिंग्स हैव गॉट टू सच अ पिच दैट वी हैव हैड टू कॉल वन. तो नरेटर बोलते हैं कि हाँ अब चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी है, माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि अब हम लोगों को उनको बुलाना चाहिए और बट परहैप्स वी शैल सेटल समथिंग. और हो सकता है कि हम लोग जब उनको बुलाएंगे तो कुछ न कुछ इसका समाधान जो है निकल के बाहर आएगा. आई शैल विथ थैंकफुल. ही सेज कि वो उस अगर वो लोग आते हैं तो उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करेंगे. नाउ ही सेज यू आर नॉट लुकिंग वेल ओल्ड चैप, ही सेड वॉर्न यू सिम. अब जो उसका दोस्त है जॉनसन वो बोलता है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तो तुम मुझे थके थके लग रहे हो. तो नरेटर बोलता है आई एम, हाँ मैं थका तो हूँ
एंड ये थकावट क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ टैलेंट, मिस्टर टैलेंट। द टैलेंट इज एवर विथ, आई मीन एवर विथ मी, विल यू कम? तो जैसे टैलेंट मेरे साथ हमेशा होते हैं, क्या तुम भी मेरे साथ आओगे? I have had to get the clerk to deal with the correspondence. I get no rest. All night I dream of talent. Now in this para, नरेटर जो है अपने बिजी शेड्यूल के बारे में बता रहा है कि उसको अभी क्लर्क से जाके बात करना है, और सारे मतलब लोगों को बुलाने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र लिखना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा भी रेस्ट करने का मौका नहीं है, और एक तो ऊपर से रात में जो मिस्टर टैलेंट का जो ड्रीम आता है वो अलग से परेशानी पैदा करता है। आई सेज यू वुड फील वर्स इफ़ यू वुड रीड द बॉक्स फुल। ये सेंटेंस जो है, आई मीन ये लाइन जॉनसन बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल बुरा लगेगा अगर पूरा तुम बॉक्स में से निकाल करके लेटर पढ़ते रहोगे। इस बात पे सहमति जताते हैं नरेटर, बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं ये काम करता हूँ, इसलिए मुझे बुरा फील होता है। वी हैड a stormy meeting. It was obvious that the people did need the money. Children were waiting for a chance in life. Old people were waiting to be saved from death a little longer. Middle aged people were waiting to set themselves up in business or buy snug little houses. And there was talent out of it all in a spiritual existence, not needing bread and butter anymore, deliberately keeping it from them. In this para, you can snug का मतलब होता है comfortable house, a protected house. ठीक है, snug, SNUG. Hold on, let me take the brush. snug का मतलब होता है comfortable house. ठीक है, और ऐसा कोई वर्ड मीनिंग इसमें है नहीं जिसको कि आप स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस मतलब जो एक यू कैन से कि आध्यात्मिक या आत्मा जो हो जिसको हम देख नहीं सकते हैं, स्पिरिट, एक शक्ति, और ऐसा कुछ डेलिबरेटली लगातार। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। सो यू कैन सी हियर कि स्टॉर्मी मीटिंग चल रहा है, बहुत जिसको हम लोग बोलते हैं धुआंधार मीटिंग होना, लगातार कंटिन्यूअस मीटिंग होना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूअस मीटिंग चल रहा था। सो इस बात को नरेटर बोलते हैं उनका काफ़ी स्टॉर्मी मीटिंग हुआ, लगातार मतलब डिस्कशन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हुआ, और उस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो लोग वहाँ पे उस मीटिंग में आए थे उनको पैसे की ज़रूरत थी। उनमें जो बच्चे थे उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, जो बूढ़े लोग थे वो अपने लाइफ को सेव करने के लिए ताकि थोड़ा सा और ज़िंदगी लंबा हो जाए उनका, और जो मिडिल एज्ड लोग थे वो अपने बिजनेस को या खुद को सेटल करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी, या फिर वो कुछ ऐसा प्रोटेक्टेड हाउस या कंफर्टेबल हाउस खरीदना चाहते थे जिसमें वो सुकून से रह सके। और इन सब के विपरीत, इन सब के उल्टा मिस्टर टैलेंट जो कि एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में थे, और उनको इन सब चीज़ों से की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको कोई ब्रेड बटर नहीं चाहिए था अब, चूँकि वो एक आत्मा के रूप में थे, और लगातार इन सारी चीज़ों से दूरी बना रखी थी उन्होंने। किन सारी चीज़ों से? चांस इन लाइफ, वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम डेथ अ लिटिल लॉन्गर, फिर सेटिंग अप अ बिजनेस और बाइंग स्नग लिटिल हाउस। तो इन सारी चीज़ों से उन्होंने दूरी बना रखी थी। As I thought this, I distinctly saw talent pass the window of the room I had hired for the occasion. I stood up, I pointed, I cried out to them to follow him, the very man himself. नाउ इन सारी बातों के बारे में जैसे ही नरेटर सोच रहे थे तो डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली, तो उनको जो है साफ साफ मिस्टर टैलेंट जो है उस विंडो, जो जिस रूम में मीटिंग चल रही थी उस रूम के विंडो से नरेटर ने मिस्टर टैलेंट को काफ़ी क्लियरली वहाँ से पास होते हुए देखा। क्योंकि ये रूम उन्होंने हायर किया था, भाड़े पे लिया था इस मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे कुछ जो लोग थे उस रूम में जो सर्व कर रहे थे चीज़ों को,
उनको चिल्ला करके नरेटर ने बोला कि नाउ फॉलो हिम, फॉलो मिस्टर टैलेंट। वो खड़ा हुआ अचानक से और पॉइंट करते हुए, उधर उंगली करते हुए उसने बोला कि फॉलो कीजिए, पकड़ो उसको। जॉनसन केम टू मी, स्टडी ओल्ड मैन, ही सेड यू आर ओवर स्ट्रेन। जॉनसन जब ऐसा रिएक्शन देखता है मिस्टर टैलेंट का, तो उनके पास आता है, बोलता है तुम सठिया गए हो, तुम बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर ले रहे हो। ओवर स्ट्रेन का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना किसी चीज़ के बारे में, लगातार कंटिन्यूस सोच विचार। तो काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहा था मिस्टर टैलेंट के बारे में, बिकॉज उनके दिमाग में हमेशा मिस्टर टैलेंट का जो है घोस्ट घूमता रहता था, उनकी परछाई या उनका सोच जो है घूमता रहता था। बट आई डिड सी हिम, आई सेड। तो हमें नरेटर बोलते हैं कि देखो ऐसा है, मैंने सच में मिस्टर टैलेंट को देखा है, द वेरी मैन जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके बिल के बारे में बात कर रहे हैं। एंड द कॉज ऑफ ऑल द मिसचीफ, और जितना यहाँ पे ये जो ड्रामा हो रहा है, जितना भी परेशानी पैदा हो रहा है, इन सब का कारण वही है। इफ़ आई कुड ओनली गेट माई हैंड्स ऑन हिम, और काश अगर मुझे उनको पकड़ने का मौका मिल सकता था तो मैं सच में उनको पकड़ता और उनसे पूछता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। Now let us, remarked one of the 13 people, get to business. Facts are facts. The deceased is dead. You have got the money we wanted. Now इन दोनों के बीच जब कन्वर्सेशन चल रहा था, तो वहाँ पे जो मीटिंग में लोग आए हुए थे, करीब 13 पीपल थे। उनमें से एक व्यक्ति जो है बोलता है कि अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं, आगे काम पे हम लोग ध्यान देते हैं। कौन आया कौन गया उससे हमें मतलब नहीं है, और जो फैक्ट है, वो तथ्य जो है, वो तथ्य है, जो डिसीज्ड है वो मर चुका है और आपके पास उसका पैसा है और हमें वो पैसा चाहिए। I devotedly wish you would got it, I said, and that talent was haunting you instead of me. Now in this जो नरेटर है काफ़ी नम्रता के साथ बोलते हैं कि मेरी भी इच्छा है कि वो पैसा आपको मिल जाए, और मिस्टर टैलेंट उसके बाद जो है, जो मुझे डरा रहे हैं, उसके बाद वो आपको डराना शुरू करें, मेरी ऐसी इच्छा है। वो इस एक्चुअली मैस्ड अप चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। द मीटिंग लास्टेड फॉर 4 hours. Johnson said that from a critic point of view, the manuscripts were balderdash. Everybody looked kindly upon him. मीटिंग करीब 4 घंटे चला और उसके बाद ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद जॉनसन ने इतने देर के बाद जो है अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू, एक क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बोलना था, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल नॉनसेंस मैन्युस्क्रिप्ट है। और जब उन्होंने ऐसा बोला तो सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। एंड एज आई टर्न्ड अवे आई सॉ टैलेंट पास द विंडो अगेन, और नरेटर भी उसी की तरफ देख रहे। फिर देखने के बाद जैसे ही वो मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक बार फिर से जो है मिस्टर टैलेंट विंडो के पास से पास हो रहे हैं। आई रश्ड फॉरवर्ड टू पुश अप द शैस बट इट कुड नॉट ओपन। शैस हम उसको बोलते हैं जो विंडो के ऊपर जो एक स्प्रिंग वाला जो कवर लगा रहता है, जिसको कि हम ऐसे पुश करते हैं तो वो खुल जाता है और अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और लग जाता है, उसको शैस बोलते हैं। तो नरेटर जो है काफ़ी तेज़ी से दौड़ करके उस सैस को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुला नहीं। आई सीज द पोकर। पोकर होता है एक मेटल का एक यू कैन से कि रॉड होता है, जिसका इस्तेमाल जो है तोड़ने के लिए किसी सामान, यू कैन से कि हथौड़ी जो होता है, हैमर, स्मॉल लिटिल हैमर। तो उस चीज़ से लेकर के, और वो चाह रहे थे कि उस विंडो का जो ग्लास है उसको तोड़ दिया जाए, स्मैश कर दिया जाए, चकनाचूर कर दिया जाए। आई मस्ट हैव लुक्ड रैदर मैड। फिर बाद में उनको ऐसा एहसास होता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो लोग जो है उनको पागल बोलेंगे। नो बडी बिलीव दैट आई हैड सीन एनीथिंग, और कोई उनकी बातों को विश्वास नहीं करेगा कि उन्होंने मिस्टर टैलेंट के घोस्ट को देखा है। द मीटिंग वॉज हाउएवर ओवर एट लास्ट। अंत में मीटिंग जो है ख़त्म हो चुका था। एज अ रेजोल्यूशन वॉज पास दैट वी शुड ट्राई टू अरेंज थिंग्स आउट ऑफ कोर्ट। रेजोल्यूशन का मतलब होता है निर्णय, और जैसा कि निर्णय मीटिंग में लिया गया कि जो भी चीज़ें है वो कोर्ट के बाहर ही सेटल करना होगा। ठीक है,
कोर्ट में जा कर के कोई फ़ायदा है नहीं, तो ये कोर्ट के बाहर इन चीज़ों को सेटल करना चाहिए। वी वर टू टेक द ओपिनियंस ऑफ 6 एमिनेंट्स लॉयर्स। एमिनेंट्स का मतलब जो प्रसिद्ध होते हैं, प्रसिद्ध, फेमस, जो काफ़ी ख्याति प्राप्त होते हैं। तो मीन अब जो है वो सारे लोग काफ़ी फेमस लॉयर और जज जो थे उन लोगों से ओपिनियन लेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रॉपर्टी का, बिल का, कैसे पैसा जो है लोगों के बीच में बांटा जाए। वी वर ऑल्सो टू सबमिट व्हाट जॉनसन थॉट द बेस्ट स्टोरी टू डिस्टिंग्विश क्रिटिक। और इसी बीच जो है इन्होंने निर्णय किया कि जॉनसन ने उस नॉनसेंस मैन्युस्क्रिप्ट के बीच में से जो सबसे अच्छा मास्टरपीस निकाला था, ऐसे तो स्टोरी में कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि उसको कोई मास्टरपीस मिला, बट हाउएवर उसको एक मास्टरपीस उसने फिर भी निकाला था, उसको कोई दूसरे डिस्टिंग्विश्ड ख्याति प्राप्त जो क्रिटिक हैं उनको दिया जाए और उसको पब्लिश करवाने की कोशिश की जाए ताकि और पैसा मिलेगा। एक्चुअली पैसा है नहीं, उस मैन्युस्क्रिप्ट से पैसा अर्न करने के बाद जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू व्हाट दे सेड, वी वर टू डिवाइड द मनी अप और लीव थिंग्स एज दे वर। और जो उन्होंने बोला उसके हिसाब से इन्होंने डिसाइड किया कि पैसा या तो लोगों में बांट दिया जाएगा या फिर जैसे सारी चीज़ें पहले से थी वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। आई फेल्ट वेरी मच डिस्करेज्ड एज आई वॉकड होम। ऑल दिस ओपिनियंस वुड इंटेल मच वर्क एंड एक्सपेंस, देयर सीम्ड नो एंड टू इट। और उसके बाद जब वो वहाँ से निकल के आते हैं तो इन सारी चीज़ों को घटित होने के बाद नैरेटर काफ़ी डिस्करेज फील करते हैं खुद को। अपने घर वापस आने के बाद जो है वो सोचते हैं इन सारी बातों के ऊपर और उनको लगता है जितने भी ओपिनियंस है इससे उनका इंटेल का मतलब बढ़ जाना, इंटेल मीन्स टू इंक्रीज़। तो उनका जो काम है या फिर जो खर्च है इन सारी चीज़ों को निपटाने में वो काफ़ी बढ़ने वाला है और इसका कोई अंत उनको दिख नहीं रहा था। देयर सेम्ड नो एंड टू इट। Damn the man, I muttered as I turned the corner into the square in which I live, and there, just the width of the square away from me, was the man himself. I could almost have wept. What had I done that the god should play with me thus? Now, अब उनको अचानक से जो है वो मिस्टर टैलेंट फिर से दिख जाते, बोलते यही वो इंसान है। वो ऐसा भुनभुनाता और जैसे एक्चुअली ही वाज वॉकिंग नो, तो वो किसी गली में वो जा रहे थे और जैसे ही वो कॉर्नर की तरफ मुड़ते हैं, स्क्वायर की तरफ जहाँ पे वो रहते थे, तो वो मिस्टर टैलेंट का जो है परछाई कह लीजिए या घोस्ट कह लीजिए उनको दोबारा दिखता है और उसके बाद जो है वो उसके पीछे लग जाते हैं और काफ़ी लाइक परेशान हो जाते हैं। यू कैन से कि ऑलमोस्ट रोने की स्थिति में आ जाते हैं और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मेरे साथ में ये खेल खेला जा रहा है। आई हरीड फॉरवर्ड बट ही वॉज वॉकिंग फास्ट एंड इन अ मोमेंट ही टर्न डाउन अ साइड स्ट्रीट। चूँकि मिस्टर टैलेंट के घोस्ट को उन्होंने देखा था नैरेटर ने, तो उसके पीछे पीछे गए, वो तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ गया, वो भी उसके पीछे तेज़ी से गए और आगे चल के साइड स्ट्रीट में वो टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। व्हेन आई गॉट टू द कॉर्नर, जब वो कॉर्नर पे पहुंचते हैं, द स्ट्रीट वाज एम्प्टी। वो जिस गली में मुड़ा था वो स्ट्रीट खाली था, कोई वहाँ पे था नहीं। आफ्टर दिस हार्डली अ डे पास्ट विदाउट माई सीइंग टैलेंट। और उस दिन के बाद फिर एक दिन बीत जाता है जब नरेटर बोलते हैं कि उनका एक दिन ऐसा बीता जब उन्होंने मिस्टर टैलेंट को नहीं देखा। बाकी रेगुलरली वो हॉन्ट करता रहता था, डराता रहता था उनको हमेशा। इट मेड मी हॉरिबली जंप एंड नर्वस एंड द फियर ऑफ मैडनेस बिगेन टू प्रे ऑन माई माइंड। और उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि अब उनको बिना देखे भी जो है इनको चैन नहीं मिलता था। ही वॉन्टेड टू सी द घोस्ट। अगर देख ले तो सुकून थोड़ा सा आ जाता था और अगर नहीं देखे तब भी उनको परेशानी होती रहती थी। और ऐसा था कि उनका माइंड जो है बिल्कुल हॉन्टेड हो गया था, डरा हुआ हो गया था। मीनवाइल द बिजनेस वेंट ऑन। इन सब चीज़ों के बीच काम जारी रहा।
it was finally decided that half the money should be divided among the relation, और चूँकि ये डिसाइड हो चुका था फाइनली कि आधा जो पैसा है वो लोगों के बीच में, जो रिलेशन वाले हैं उनके बीच में बांट दिया जाएगा. नाउ आई थॉट देयर वुड बी पीस एंड फॉर अ टाइम देयर वाज कंपैरेटिवली, और उन्होंने सोचा कि अब इतना पैसा जब मिल जाएगा लोगों को तो अब जो है थोड़े दिन के लिए शांति रहेगा और वो अपना काम जो है सुकून से कर सकेंगे. और ऐसा हुआ भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा हुआ भी. थोड़े दिन के लिए शांति आ गई उनके बीच में, उनके लाइफ में, नरेटर के लाइफ में, चूँकि पैसा जो है लोगों के बीच में बांटा गया. But it was only about a month from this date that I heard from one of the lawyer to say that a strange thing had happened. लेकिन ये एक समय तक ही निर्धारित था. करीब 1 महीने के बाद उनको फिर से प्रॉब्लम फेस करने वाले थे, क्योंकि जितने भी जो बेनिफिशरीज, आई मीन 2 बेनिफिशरी ऐसे थे, उनके साथ में कुछ ऐसी घटना घट रही थी जिसके बाद उनके लॉयर ने जो है लेटर लिखा था, या फिर उन्होंने लेटर नहीं लिखा था, उन्होंने बताया नरेटर को कि उनके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो काफ़ी ख़तरनाक है. 2 of the beneficiaries were haunted by Mr. Talent to such an extent that, उनमें से 2 जो लाभार्थी, बेनिफिशरीज का मतलब होता है लाभार्थी, जिनको लाभ मिलता है, चूँकि पैसा उनको डिस्ट्रीब्यूट करके मिला था बिल में से, वो जो मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश हुआ और उसके बाद पैसे जो अर्न हुए उसमें से दिया गया था उनको हिस्सा. अब उसमें से 2 जो लाभार्थी थे उनको मिस्टर टैलेंट का जो घोस्ट है इतने मतलब इस हद तक परेशान किया दैट देयर सैनिटी वॉज इन डेंजर. सैनिटी का मतलब होता है मेंटल पीस, मतलब आप नॉर्मली जैसे सोचते हो वो खतरे में आ गया था. Now dear student, we will continue this story in next part of the video, as I have told you that this story is quite long and I don't want to make so long video. Alright, so we'll meet in the next part of the video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.